गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, बहुत टाइम से मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे रिगार्डिंग कि सर हम लोग आखिर 95 प्लस कैसे स्कोर करें, राइट? या फिर हम 100 में 100 मार्क्स कैसे लेकर आए इंग्लिश में। तो आप सबके इस क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो आप सब बिल्कुल बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको जो भी चीज़ें करनी है वो आप इस वीडियो के थ्रू जानकर समझकर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी और भी सब्जेक्ट में अगर आप इसी तरीके से फोकस करके पढ़ाई करोगे तब जाके आप आराम से इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट में आप बहुत ही बेहतर मार्क्स लेकर आ सकते हो। ये मेरी गारंटी है। बट आपको उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना है। यहां पर आप देख सकते हो, अगर है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत है ना, बस उनका ये है कि 40 मार्क्स आ रहा है, अब उनको कहां तक जाना है, 95 तक जाना है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है। 95 ही नहीं, आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और यहां पर आप थंबनेल में देख ही सकते हो कि ओनली इन 5 मंथ्स, राइट, हमारे पास कितना समय बचा है, क्या सिलेबस है, कैसे हमें इंग्लिश पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी, किन किन बातों से हमें बच के रहना है, सारा इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रहा है, राइट? तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सब बिल्कुल ही ध्यान से इस वीडियो को देखोगे। सबसे पहला स्लाइड हमारा क्या बन के आता है बच्चे? हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन इंग्लिश। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या सच में पॉसिबल है कि हम 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है सर? मेरा इंग्लिश तो बहुत कमजोर है सर, मेरे से क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता, मैं सर ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता। तो आप बिल्कुल ये सब बिल्कुल मत सोचो, बस आप फोकस करो कि आप यहां पर क्या देखने जा रहे हो, राइट? तो यहां पर देखो बच्चे, सबसे पहली बात क्या है, मैं यहां पर ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं, या यूं कहो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, है ना? यहां पे स्टूडेंट्स के 5 कैटेगरी है। उन 5 कैटेगरी को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अब आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, राइट? या आपके मन में क्या चल रहा है कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए। यहां पे सबसे पहले देखो बच्चे, हाई अचीवर्स। अचीवर का मतलब होता है प्राप्त करना, राइट? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका थिंकिंग काफी ज्यादा हाई है, वो एग्जाम में सोच रहे हैं कि मैं 85 से लेकर 100 मार्क्स के बीच लेकर आऊं। एक ऐसे स्टूडेंट की कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं एवरेज परफॉर्मर, यानी वो हर एग्जाम में एवरेज मार्क्स लेकर आते हैं। उनका एक सपना रहता है कि मुझे किसी तरह 75 से 85 के बीच में नंबर आ जाए तो मेरा काम बन जाए, राइट? तीसरा टाइप का जो स्टूडेंट रहता है वो कंसिस्टेंट लर्नर्स की कैटेगरी में आता है। कंसिस्टेंट का मतलब कि वो लगातार, ना उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है ना कुछ उसका मार्क्स घटता है, जितना मार्क्स उसको आ रहा है उसी बीच में उसको हर साल मार्क्स आते हैं। या आप भी, है ना, आप भी बस सोच रहे होगे कि 60 से 70-80 के बीच नंबर आ जाए, तो आप जो है किस कैटेगरी में आ रहे हो बच्चे? कंसिस्टेंट लर्नर्स की कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आपका सपना है कि एग्जाम में, है ना, लो अचीव करने का, लो अचीवर्स वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 50-60 नंबर के बीच में झूलते रहते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट प्रिपेयर्स, ना, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। या यूं कहो कि 1 महीने 2 महीने पहले जो है इनका नींद खुलता है और वो सोचते हैं कि अब मुझे पढ़ना है ना? और यहां पे बाकी जो हाई अचीवर, एवरेज परफॉर्मर, कंसिस्टेंट लर्नर होते हैं ना, ये सब बहुत पहले से अपनी स्टार्टिंग कर देते हैं जर्नी की। खैर, तो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो कमेंट करके पहले मुझे ये बताओगे। अगर आप खासकर इन लास्ट के 3 कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बस सोचते हैं कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए भैया, काम खत्म, 35 है ना, 33, 34, 35 के आसपास नंबर आ जाए और बंटाधार हो गया भैया, मेरा एग्जाम पास हो गया, एग्जाम निकल गया, बस फेल ना हो पाऊं। तो सबके लिए ये वीडियो है, आप ध्यान से देखो। पहले आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड कर ली कि मुझे कितना मार्क्स चाहिए। उसके बाद देखो, मार्क्स आने के बाद सबसे पहले आप ये समझ में आ गया कि आपको क्या मार्क्स लाना है एग्जाम में, या आप
कैसे मार्क्स अभी तक लाते हुए आ रहे हो। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि आपका सिलेबस क्या है, इस बात की जानकारी आपको 200% रहनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना आपका बाकी है पढ़ने को, कितना आपने कर रखा है, वो सारी की सारी जानकारी अगर आपको है तो एक आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका सिलेबस क्या है, हमारा जो पढ़ाई चल रहा है वो कहां तक सिलेबस खत्म हो चुका है, कितना टॉपिक बाकी है, अगर इन सब चीज के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो माफ कीजिए, आपको 95 तो दूर, आप पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे आपको। इसीलिए एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको अपना कंप्लीट सिलेबस के बारे में आइडिया होता है कि हाँ इतने लेसन हैं, ये बुक हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रामर में ये टॉपिक है, इतने इतने मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन सारी चीजों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाकर वो वीडियो को चेक कर सकते हो कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है, राइट। लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपके लिए डिस्कस कर देता हूं। यहां पर आप देखो, है ना, यहां पर अगर आप देखोगे रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12th का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, या क्लास 11th वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 10th वाले भी देख रहे हैं, तो सब लोग को ये वीडियो बस सिलेबस डिफरेंस है, बाकी सब कुछ क्या है, जो आपको पढ़ने का जो तरीका है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बस यहां पर सिलेबस का अंतर है ना। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने आपको इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ ड्रीम आई हैव, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न हमारा चल रहा है, राइट, है ना। तो प्रोज में लगभग हमने 60-70% जो आपका टॉपिक है वो मैंने खत्म कर रखा है ना। अगर बात करें पोइट्री के तो स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओ टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर, यहां पर भी हमने लगभग 60% आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। यानी अब हम लोग काफी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपकी सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ग्रामर की बात करी जाए तो बच्चे आर्टिकल हो चुका है, टेंस हो चुका है, वॉइस होगा, प्रिपोजिशन हो चुका है ना, एडजेक्टिव भी आप लगभग जान ही चुके हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुका है, एंटोनिम, साइनोनिम, मॉडल्स थोड़ा बहुत बाकी है, नरेशन बाकी है, बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं ये बहुत ही जल्द आपके समाप्त हो जाएंगे। मतलब ये बहुत है ना, 1-2 दिन का ये चैप्टर है तो ये बहुत जल्दी आपका ये भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, है ना, ओल्ड इंग्लिश भी अभी बाकी है, ओल्ड इंग्लिश भी बाकी है, तो ये सारा जो टॉपिक है आपका अक्टूबर-नवंबर तक में, है ना, सितंबर-अक्टूबर तक में ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूं, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, राइट। बट यहां पर ये सब चीज तो आपका सिलेबस था जिसको मैंने यहां पर आपको बता रखा है, राइट, है ना। अब यहां पे इन सिलेबस को खत्म करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप आखिर यहां से, है ना, मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है आई गेस, आज हमारा तारीख है 28, है ना, 28 जुलाई 2024, जो आज मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो आपको आज ही मिल जाए, या कल मिल जाए, या परसों मिल जाए, बट अब के बाद से आपके पास, है ना, अगर मैं टाइम की बात करूं तो हाउ मच टाइम वी हैव, है ना। बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमारे पास आखिर कितना समय बचा है ना, बहुत कम टाइम है सर, जल्दी से मुझे बताइए क्या करूं क्या नहीं करूं। तो देखो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, इतना घबराने लगते हो कि घबराहट की वजह से ना आप ठीक से पढ़ पा रहे हो। आपके पास देखो ये, है ना, यहां पे टाइम अगर आप देखोगे 150 डेज है ना, लगभग 150 डेज है। अभी देखो अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच जो भी बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किए, है ना, बच्चा अगर जो भी है अभी तक आपने पढ़ना शुरू भी नहीं किया, तो आप भी आराम से 50-60 नंबर तो लेकर आ सकते हो, गारंटीड, है ना, गारंटीड। अगर आप 50-60 नंबर लेके आ सकते हो, और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनकी तो गारंटी है कि अगर उन्होंने अच्छे से फोकस करके पढ़ रखा होगा तो 95 से लेके 100 के बीच आपका मामला बिल्कुल फिट बैठने वाला है ना। तो यहां पर देखो अगस्त से और दिसंबर से, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर हम एवरेज, है ना, 30 डेज इंटू 5 मंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 150 दिन निकल के आता है। और 150 दिन बहुत ज्यादा है, आप आराम से इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। अब जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सर हमारा आखिर टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, है ना, अगर हमको टॉपर बनना है, 95 प्लस स्कोर करना है, तो आखिर हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हो ना, लगभग हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि सर मुझे टाइम टेबल बता दो, मेरा रूटीन बता दो, मैं कैसे करूं। इंस्टाग्राम पे एक आनंद नाम का एक बच्चा है, वो मुझसे दिन में 8 से 10 बार मुझे मैसेज करता है और वो हमेशा पूछता है कि सर टाइम टेबल बता दो, सर रूटीन बता दो। तो मैं
उससे और बाकी उसके जैसे जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों को ये बात कहना चाहता हूं कि टाइम टेबल कोई टीचर आपको बनाकर नहीं दे सकता, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप किस समय क्या क्या काम करते हो। अगर उनको पता भी है, अगर उन्होंने बना भी दिया, तो आपको वो हेडेक फील होने लग जाएगा, है ना। और आपकी स्थिति में वो टीचर नहीं है, मैं आपकी जगह पे नहीं हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे काम होंगे, क्या करने, कुछ करते होगे, कुछ नहीं करते होगे। इससे बेटर क्या है कि आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट कर लो, बहुत ही बेहतरीन, है ना। अच्छे से आप देख लो कि आप एक दिन में कितना टॉपिक रिवाइज कर सकते हो ना। मैथ्स पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, एक दिन में कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट ही रखो, इनफ। एक दिन में बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर हम रोज हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ने की, अभी तो क्लास चल रही है आपकी, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं ना, ये टाइम टेबल आपके रिवीजन पर्पस है ना, रिवीजन पर्पस से मैं ये बातें आपको बता रहा हूं कि आपको रिवाइज करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है ना। तो यहां पे रिवाइज करते समय जब आप रिवीजन के दौर पे आओगे, तो उस समय आपको एक दिन में दो या तीन सब्जेक्ट को ही रिवाइज करना है। 5 के 5 सब्जेक्ट रिवाइज बिल्कुल मत करो, प्लीज ऐसा काम बिल्कुल ना करो, है ना। बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर हम 5 सब्जेक्ट कर ले क्या, नहीं। इससे आपको जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रेस फील होगा, काफी मेंटली टॉर्चर्ड हो जाओगे आप। इससे अच्छा है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखो, बहुत बढ़िया है ना। और जो भी रूटीन हो, जो भी टाइम टेबल हो, है ना, जो भी टाइम टेबल हो, जैसा भी आप टाइम टेबल बनाओ, यहां पर देखो, है ना, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बात किसकी हो रही है बच्चों, यहां पे बात हो रही है इंग्लिश की, राइट। इंग्लिश में आपको क्या करना है स्कोर करने के लिए 95 प्लस अबव। यहां पे देखो, सबसे पहले वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, 10 से 20 वर्ड्स पर डे, है ना, पर डे याद करना है। अब ये मतलब, है ना, अब ये जो 20 से 30 वर्ड है वो कहां से मिलेंगे, तो वर्ड का मतलब बुक से वर्ड मीनिंग याद नहीं करना, आपको साइनोनिम याद करना है, एंटोनिम्स याद करने हैं, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं। गूगल पे जाओगे, आप ढूंढोगे या क्लिक करोगे कि 100 साइनोनिम लिस्ट तुरंत आ जाएगा, 100 एंटोनिम लिस्ट तुरंत आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 100 लिस्ट तुरंत आ जाएगा। तो आप वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी मैंने आपको साइनोनिम एंटोनिम दे रखे हैं, वन वर्ड भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल करवाऊंगा, तब जाकर आपको और भी ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। मैं ये नहीं कहता कि गारंटीड वहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, साइनोनिम, इसकी संख्या हजारों में है, तो आप हजारों याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, यहां पे वोकैबुलरी का ये मतलब नहीं है कि वर्ड मीनिंग याद करो, है ना। वर्ड मीनिंग भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको याद ही करना है तो क्यों ना हम साइनोनिम याद करें, समानार्थी शब्द याद करें, क्यों ना हम एंटोनिम्स याद करें, जैसे हम विलोम शब्द कहते हो, क्यों ना हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे आप हिंदी में कहते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ये सारी चीज वोकैबुलरी का पार्ट है। तो आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 से 20 वर्ड, जैसी आपकी क्षमता है, पहले 10 से स्टार्ट करो, है ना, उसके बाद 12, 15, 18, 20, अगर आप 25, 30 भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, है ना। दूसरा, आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। 10 से 15 मिनट डेली आप रूटीन जैसी मर्जी आप बनाओ, है ना, जैसी मर्जी आप रूटीन बना सकते हो, लेकिन उस रूटीन में आपको हर दिन 10 से 20 वर्ड, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह में सबसे पहला काम क्या करो, वर्ड मीनिंग याद करो, साइनो एंटो वोकैबुलरी में अपना स्ट्रांग कर लो रोज, है ना। रोज अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपके लिए हर दिन 10 से 20 वर्ड आपको, है ना, एक पीडीएफ बनवा दूंगा, आप उससे याद कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में बता देना, राइट। उसके बाद रीडिंग हैबिट, बुक ओपन करो, बुक में पढ़ने की कोशिश करो, 10 से 15 मिनट पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। आधा घंटा, 1 घंटा रीडिंग नहीं मारनी, बस अगर आप एक पैराग्राफ भी पढ़ पा रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है ना। तो रोज दिन कम से कम 10 से 15 मिनट आप बुक पढ़ो। नहीं समझ पा रहा हो कोई भी वर्ड को, गूगल में टाइप करो, गूगल में उसका प्रोनाउंसिएशन निकल के आ जाएगा, उसका मतलब क्या है वो निकल के आ जाएगा, फिर आप पढ़ते रहो। अगर आप रोज 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 पढ़ते रहते हो ना, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप रोज पढ़ते हो, तो देखना आपकी इंग्लिश की जो हैबिट है, क्वेश्चन, ये जो आपको हेल्प करेगा ना क्वेश्चन को समझने में। जब आप एग्जाम में बैठ के पैसेज बनाओगे तो पैसेज आप समझ पाओगे पढ़ के,
क्योंकि वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही क्वेश्चन समझना है, पढ़ के ही पैसेज सॉल्व करना है। बिना पढ़े अगर आपको पढ़ने ही नहीं आता तो फिर भैया बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट डेली टाइम दो पढ़ने पे। इससे क्या होगा, एग्जाम में काफी मदद मिलेगी आपको। फिर है राइटिंग स्किल, ये दोनों काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, लिखना है। 10 वर्ड आपने याद किया, कॉपी बंद कर दो, दूसरी कॉपी निकालो, उसमें आपने जो भी 10 आपको दिमाग में याद है वो सब लिख डालो। हेल्प नहीं लेना है कि मैंने इंग्लिश यहां से देख लिया उसकी हिंदी लिखूंगा, ऐसा नहीं। आपने 10 के 10 वर्ड याद कर लिए दिमाग में, सब कुछ बंद कर दो, नया कॉपी लो। उसमें आप सोचो कि आपको 10 में से कितने याद है, 8 याद है, 10 में 10 याद है, 5 याद है, जो भी याद है आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। उससे हमेशा के लिए आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप लेटर प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बहुत जल्दी बताऊंगा मैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। ट्रांसलेशन, जो आपने टेंस पढ़ रखे हैं, ट्रांसलेशन लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। पैसेज जो आप एग्जाम में आपको मिलने वाला है, जो पैसेज आएगा, इन सब चीजों पे मैं बात करूंगा, है ना। ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसेज का आंसर लिखना है, वो कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। बस आपको याद रखना है कि अभी कम से कम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाई हो गया है। क्वेश्चन आंसर, है ना, आप पहले सोचो कि इसका, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को हिंदी में लिखो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। टेंस तो आपका हो गया है। तो ऐसे अगर आप रोज लिखने की हैबिट डालते हो ना, जो भी आपको याद है, तो यहां पर राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिखना है, आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है ना। गुड हैंड राइटिंग, राइट। ये हैंड राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से हैंड राइटिंग लिख रखी है आंसर शीट में, तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो ये चीजें थी, आपको अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपको इसको इस्तेमाल करना, तभी जाकर आप अच्छा से स्कोर कर पाओगे। अब यहां पे है कि सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मैं कितना घंटा पढ़ूं, मैं इंग्लिश कितना घंटा पढ़ूं, सर हिंदी कितना घंटा पढ़ूं, मैथ्स कितने घंटे पढ़ूं। तो देखो, है ना, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप जितना आपकी क्षमता है उतना पढ़ो, नहीं। मैं ये सब बिल्कुल, मैं टू दी पॉइंट बस बात करूंगा। मैं आपको डमाडोल की स्थिति में नहीं रखूंगा कि बहुत लोग कहते हैं कि आपकी जितनी क्षमता है उतनी पढ़ लो, है ना। अरे आपको एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लो, अरे सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे वीक लगता है, सपोज करते हैं कि इंग्लिश आपको सबसे वीक लगती है ना, इंग्लिश आपको सबसे ज्यादा वीक लगती है, तो इस पर ज्यादा समय दो। अभी हमारे पास 150 दिन है, 5 महीने का समय है, तो आप आराम से 2 घंटे, 2.5-3 घंटे देकर भी आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, है ना। मैं ये ऐसे हवाई में नहीं करा, मैंने सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जिसको बिल्कुल भी ABCD तक नहीं आता था सही से, है ना। लेकिन धीरे 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 धीरे, ABCD का मतलब उतना तो आता है, मैंने कहने का कह रहा हूं कि मतलब उनको, मतलब चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत करी, 2 घंटे 3 घंटे रोज उसने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, उससे उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और आप भी कर सकते हो। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या है कि ग्रामर की अगर मैं बात करूं, तो ग्रामर में 30 मिनट डेली, है ना, 30 मिनट डेली, है ना। बस आधा घंटा एक चैप्टर के जितने भी रूल्स हैं, रूल्स को पढ़ लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं, आर्टिकल्स मैंने आपको बता रखे हैं ना, आर्टिकल्स का आपने रूल पढ़ लिया, आपको नोट्स भी अवेलेबल हो चुका होगा, नोट्स पढ़ लो, राइट। रोज आधा घंटा या 1 घंटा, जो भी 45 मिनट, 30 से 45 मिनट का समय रखो, ग्रामर का पूरा आपने नोट्स पढ़ लिया। जैसे वो नोट्स पढ़ा, उसके जस्ट बाद क्या करो, 15-20 मिनट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लो। आपके पास बुक्स होंगे, क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा, है ना। तो वो सारी चीज भी, बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग हैं मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात करो, एक टॉपिक पढ़ो, उस पर प्रैक्टिस सेट लगा लो, है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपने रूल पढ़ा, रूल आपके दिमाग में याद है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी बना लिया, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ऐसे ही तुरंत पढ़ो, आंसर लगाओ, तुरंत पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, तुरंत पढ़ो, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे डेली करो, आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव होगी। बात करी जाए बच्चे बुक की, तो बुक भी मैंने लगभग 60-70% आपका खत्म कर दिया है। रोज एक चैप्टर पढ़ो, है ना, रोज एक चैप्टर की वीडियो देखो, समरी देखो, बस ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो अभी के लिए। और भी मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको सब्जेक्टिव वगैरह वगैरह पढ़ना है, बट सिंपल सी बात है, डेली एक चैप्टर आपको बुक का पढ़ना है, और उस बुक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को लगाओ। एक चैप्टर पढ़ो,
उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, तुरंत चैप्टर पढ़ो, उसका ऑब्जेक्टिव लगाओ। तो ये देखो 45 मिनट बस 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा है ना, 1.30 आवर्स, राइट। ये 1.5 घंटे इसमें लगाओ और आधे घंटे में ये तीनों काम हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो 2 घंटे को बढ़ा के आप 2.5 घंटे कर लो या 3 घंटे कर लो। अगर आपकी वीक है तो आप 3 घंटे तक पढ़ो रोज, डेली इतना सा बस कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम में सही से पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ना तो आप रिवीजन कर पाओगे। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो हो सकता है कि आपने बहुत गलती करी होगी और रिवाइज के समय के चलते, समय ना मिल पाने की वजह से आप सही से टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाए और आपका एग्जाम में काफी गलत हो गया। तो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारा टाइम टेक्निक, टाइम कैसे हमको मैनेज करना है। देखो टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं बच्चे, है ना। टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये आपको बेटर तरीके से प्रिपरेशन करने में मदद करती है। आपको मालूम है कि मेरे पास 5 महीने हैं और हमको अभी से 2 घंटा रोज पढ़ना है, आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप आराम से प्रिपरेशन कर पाओगे। दूसरा, इससे आपको क्या होगा बच्चे, स्ट्रेस, जो आपको चिंता रहती है, अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट रखी होती, आपने स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करके रखा होता कि मैं रोज 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा रोज, तो इससे क्या होता, अभी आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने इतने अच्छे से टाइम मैनेज कर लिया कि आपको अब चिंता नहीं है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस में रिडक्शन आएगा, मतलब कमी आएगी। यानी अभी जो आप बहुत बहुत चिंतित हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, इससे छुटकारा मिलता। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा बच्चे, आपके स्ट्रेस में कमी आएगी। तीसरा क्या है, ये आपके फोकस को इंप्रूव करेगा, है ना। आपको मालूम है कि मेरे पास बस 150 दिन है तो आपका दिमाग यहां वहां नहीं जाएगा, राइट। आप फुल्ली फोकस्ड रहोगे कि बस मेरे पास भैया 150 दिन नहीं है और हमको इसी 150 दिन में अपने इंग्लिश में 95 तक पहुंचना है, तो हमको बस इसी पे ध्यान रखना है। तो टाइम जैसे ही आप मैनेज करते हो, आपका फोकस अपने आप इंप्रूव हो जाता है, आप बेटर चीजों को समझ पाते हो। उसके बाद क्या है बच्चे, अगर आपका ये तीनों चीज अच्छा है, आपने प्रिपेयर अच्छे से कर लिया, आपको स्ट्रेस नहीं है, आपका फोकस इंप्रूव हो गया, तो इससे क्या होगा, आपने जो भी गोल बनाया है, जो भी लक्ष्य बनाया है, आप आराम से उस गोल को अचीव कर पाओगे और इससे हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब और ज्यादा अच्छे से और अच्छी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपना या फिर कोई भी काम के ऊपर फोकस कर पाओगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना टाइम जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से मैनेज करना है ना। उसके बाद बच्चे, क्लियर योर थॉट्स। बहुत बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, है ना, कि सर क्या, मतलब जैसे मैंने अभी एक पोस्ट डाला था कि आप एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है उस पर सवाल कीजिए। लगभग मुझसे 800 से 900 क्वेश्चंस आए और उन 800-900 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन यहां पे चूज करके रखा है। ये 10 क्वेश्चन लगभग मुझसे 80 से 85% बच्चों ने यही 10 क्वेश्चन लगातार मुझसे पूछे हैं, है ना। लगभग हर दूसरा तीसरा बंदा यही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको मैंने यहां पर लिखा है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि क्लियर योर थॉट्स। अभी से लेकर अगले 5 महीने तक आप अपने दिमाग में जो भी ख्याल, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, सबको टाटा बाय बाय कर दो, है ना। और जितना बचा है सिलेबस वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। है ना, यहां पे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है जो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं। सर कितने घंटे मैं रोज पढ़ूं सर, है ना। सर क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें सर, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है सर लेकिन सब्जेक्टिव पता ही नहीं चल पाता कैसे लिखना है, तो याद ही कैसे करूं सर। सर बैकलॉग कैसे कवर करें सर, बहुत छुट्टी मार लिया मैंने, बहुत दिन से मैं मौज मस्ती कर रहा था सर, मेरा बहुत सारा चैप्टर छूट गया, तो बैकलॉग में कैसे कवर करें। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन बैंक कौन सा ले लें सर, है ना। सर समरी कैसे लिखें थोड़ा सा बता दीजिए। सर ऑब्जेक्टिव हो जाता है पर सब्जेक्टिव नहीं बनता है। सर रिवीजन कैसे करें। सर वन शॉट कब होगा, सिलेबस कब समाप्त होगा, ग्रामर का ट्रिक लाइए। तो ये सब अगर आपके मन में जो भी ख्याल है सबको आप भूल जाओ, है ना।
जो भी अगर यहां से यहां पर लिखे गए जितने टॉपिक अगर आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इन सारे टॉपिक्स को आपसे पहले मुझे मालूम है कि मुझे कब आपके लिए क्या करना है, क्योंकि आपके दौर से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं, है ना। तो मुझे मालूम है कि कब आपके लिए क्या चीजें लानी है। आप बिल्कुल शांत हो जाओ। अगर ये सारे ख्याल आपके मन में उठ रहे हैं तो सबको खत्म करो। और अगर आपका बैकलॉग लग गया है तो जहां से चैप्टर आपके क्लास में हो रही है ना, आप वहीं से लग जाओ, आप वहीं से पढ़ाई शुरू कर दो। क्या दिक्कत है भाई? 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो, 1 घंटे में अपना बैकलॉग क्लियर करो। सिंपल है। कैसे क्वेश्चन आंसर याद करें? मैं लाखों बार आपको बता चुका हूं, है ना। याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, खुद से बनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, कोई मत लो अभी के लिए, है ना। अभी के लिए कोई मत लो। आपका जब क्लियर ही नहीं हुआ है, जब पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है, तो क्या करोगे क्वेश्चन बैंक लेकर, है ना। वन शॉट कब होगा? बहुत जल्दी होगा, सब होगा, आप चिंता हो, है ना। आप कहते हो ना कि बच्चे, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि, है ना, कि यहां पे फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते जाओ। और आप लोग अभी फल की चिंता में लगे हो कि कब होगा क्या नहीं होगा। काम कुछ नहीं हो रहा आपसे, लेकिन बस आप फल की चिंता करो, तो इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। तो अपना कर्म करो, जो आप अभी कर रहे हो बस उसी में और बेटर करो। मैंने आपको आज बताया है कि आप अपने रूटीन को कैसे बांटोगे, कब कब कितने कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है, बस आप उसी पर फोकस रहो। बाकी सब चीजें देखना धीरे धीरे, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये धीरे धीरे आपके मन से ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको तब कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो जब अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल आप भूल जाइए। उसके बाद स्टे काम, एकदम शांत रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। शांत रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव मुझसे बन पा रहे हैं कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, हमेशा दिमाग को शांत रखो। और दिमाग को शांत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? स्टे काम होने के लिए मेडिटेट करो, है ना। मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 5 से 10 मिनट डेली मेडिटेट करो। मेडिटेट का मतलब क्या है? सब कुछ एकदम आराम से पालथी मारकर आप बैठ गए, दिमाग पूरा शांत कर लो। जैसे एक योगा देखो ना, जो आपने देखा होगा साधु महात्मा लोग करते हैं ना, एकदम वैसे ही एकदम बैठ जाओ उस स्थिति में और पूरा मन शांत रखो, पूरा मन। या फिर आप कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, जैसे ओम का उच्चारण कर सकते हो, या नहीं तो आप बस अपना ध्यान अपने सांस पे रखो। एकदम लंबी सांस लो, छोड़ो। 5 से 10 मिनट रोज ऐसा करो, है ना। मैं भी कैसा करता हूं, मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहता हूं, इससे आपका ब्रेन सेल्स काफी डेवलप होगा, काफी अच्छा होगा, याद झट से हो जाएगा चीजें, है ना। तो 5 मिनट तक अगर आपके दिमाग यहां वहां जाता है, फिर खींच के लेके आओ अपने सांस पर। सिर्फ सांस पर कंट्रोल रखो, या फिर ओम के सिवा आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। या अगर आप अपना ध्यान सांस पे लगाते हो, अपने ब्रीदिंग पे लगाते हो, तो बस वही रहना चाहिए। बहुत आपका मन यहां वहां दौड़ेगा, खींच के लेकर आओ। इससे क्या है, स्टूडेंट को ये करना ही चाहिए मेडिटेशन। इससे आप बिल्कुल शांत रहते हो, घबराते नहीं हो और आप काफी फोकस रहे तो एग्जाम में क्वेश्चन याद हो जाते हैं ना, आपका ब्रेन काफी अच्छे से काम करेगा। तो मेडिटेशन आप बिल्कुल करो। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, और भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे जो कि आपको काफी मोटिवेट करने वाला है। तो बिल्कुल आप ना स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, राइट। तो थैंक यू सो मच बच्चे। आई गेस आपके सवाल के जवाब काफी हद तक इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। आपके मन में अभी भी कई सवाल होंगे, बट उन सवालों को अभी आप, है ना, कब्र के अंदर डाल दो, क्योंकि जो भी सवाल है मैं उन पर बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। तो इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपका 80 से 90% डाउट क्लियर हो चुका होगा। बस जितना मैंने आपको बताया है उस पर रहो, फोकस्ड रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और लाइक करो, ताकि और भी जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड में या फिर कोई भी बोर्ड के, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल पाए, है ना। चलो, तो बाय बाय, लव यू।